पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ टॉर्क की, और उसके अंदर मैंने कन्वेंशनल मोटर के आपको टॉर्क सिखाए थे। हमने वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क देखे थे। अगर मैं आपको हल्का सा ब्रीफ रिवाइज कराऊँ तो वहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग टॉर्क देखा था, उसके बारे में सीखा था। देन हमने नो लोड टॉर्क देखा था, फुल लोड टॉर्क देखा था, और यहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी थी कि फुल लोड टॉर्क क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। देन हमने कंटिन्यूस टॉर्क देखा था, उसके अंदर हमने बात करी थी कि किस तरीके से कौन से टॉर्क कंटिन्यूस होते हैं, तो हमें पता चला था कि फुल लोड टॉर्क की कंटिन्यूस टॉर्क होते हैं ऐसे टॉर्क जिसके अंदर मोटर उसी स्पीड से चलती रहेगी, यानी कि ऐसा टॉर्क जो मोटर बहुत लंबे समय तक बना सकती है उसे हम लोग कंटिन्यूस टॉर्क कहेंगे। एग्जांपल था फुल लोड टॉर्क, रेटेड टॉर्क जिसे कहते हैं। देन फाइनली हमने मैक्सिमम टॉर्क देखा था। मैक्सिमम टॉर्क वो टॉर्क था जिसके बाद पीक टॉर्क जो मोटर एक बना सकती थी अगर उससे ज्यादा तुम चलाओगे, और वो भी 1 से 2 मिनट के लिए, और वहां पे हीटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। देन हमने ब्रेक डाउन टॉर्क देखा था, और हमने जाना था कि ब्रेक डाउन टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क एक ही चीज होती है। ब्रेक डाउन टॉर्क वो टॉर्क हो गया जिस पे मोटर ब्रेक होने के बस बहुत करीब है। अगर इससे ज्यादा टॉर्क बनाया तो मोटर ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक इन द सेंस टूटेगी नहीं मोटर, मैंने बताया था आपको, केवल वो शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड बंद हो जाएगी। ब्रेक डाउन का मतलब होता है मोटर बंद हो जाएगा, ऑपरेशन उसका क्लोज हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जो हमें फिर फाइनली, यानी कि जब मोटर ब्रेक डाउन टॉर्क से ज्यादा टॉर्क लगा दोगे तो मोटर वापस अपनी इनिशियल स्टेज पहुंच जाएगी, यानी कि जब स्टार्टिंग कंडीशन में पहुंच जाएगी और बंद हो जाएगी। तो ऐसे केस में जो टॉर्क मिलेगा वो लॉक्ड रोटर टॉर्क था। ये सारी चीजें हमने पुराने लेक्चर में देखी थी। नाउ आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टेपर मोटर के टॉर्क्स के बारे में, क्योंकि पुराना जो लेक्चर था उसमें हमने जनरल मोटर के टॉर्क को डिस्कस करा था, और वहां पे जाना था कि किस तरीके से टॉर्क होते हैं अलग अलग टाइप के। लेकिन आज हमारा जो मेन टारगेट है वो स्टेपर मोटर के टॉर्क के बारे में बात करेंगे और सीखेंगे किस तरीके से काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर स्टेपर मोटर के बारे में एक दो बातें मैं बहुत बार वैसे बता चुका हूँ, फिर भी अगर एक चीज मैं आपको आज नई बताऊंगा स्टेपर मोटर के बारे में। अगर स्टेपर मोटर को हम लेते हैं तो फॉर एग्जांपल दिस इज, ये स्टेटर हो गया, ए बी सी, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये हमारा मान लेते हैं रोटर है, ठीक है। रिलक्टेंस रोटर लिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्या हो रहा है, ये है तुम्हारा ए, ये है बी एंड ये है सी, ठीक है। ये तीन वाइंडिंग है ए बी सी, ये हमने इस तरीके से अपना सिस्टम बनाया हुआ है। अब हो क्या रहा है, आपने ये देखो, ये जो सिस्टम मैंने बनाया है ए बी सी, इसके अंदर मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस जो स्टेपर मोटर होती है, इसकी खास बात क्या होती है कि एक समय पे एक ही वाइंडिंग को एनर्जाइज करते हैं, बाकी दो वाइंडिंग को नहीं टच करते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्विचिंग, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके के स्विच होंगे, ए का स्विच होगा, एक बी का स्विच होगा, एक सी का स्विच होगा। याद होगा आपको वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर के अंदर मैंने आपको बताया था, और ये चीज हमने सीखी थी, एक ए का स्विच, ये बी का स्विच एंड ये सी का स्विच। नाउ अब मान लेते हैं मैंने पहले ए को एनर्जाइज करा, ठीक है। तो फर्स्ट वन ए को एनर्जाइज करा, इसको इस पर्टिकुलर यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ, इस पर्टिकुलर हैशटैग बना देता हूँ। इसको ए को एनर्जाइज करा तो रोटर क्या करेगा, अपने आप को ए के डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा। देन उसके बाद मैंने क्या करा, ए को ऑफ कर दिया और बी को एनर्जाइज कर दिया। जैसे ही मैं बी को एनर्जाइज करूंगा तो रोटर क्या करेगा, रोटर अपने आप को अलाइन कर लेगा और बी की तरफ अपने आप को अलाइन कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने क्या करा, बी को बंद कर दिया और सी को एनर्जाइज करा। जैसे ही हम सी को एनर्जाइज करेंगे तो रोटर क्या करेगा, अपने आप को रोटेट कराएगा और सी की तरफ इस तरीके से ले आएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर रोटर की बात करी जाए तो रोटर पहले इस पोजीशन में था, देन ये पोजीशन आई, ठीक है, देन ये पोजीशन आई, ठीक है। ए बी एंड सी, ये तीन पोजीशन आई, ए बी सी। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अब हो क्या रहा है, आपने पहले ए को एनर्जाइज करा, फिर बी को करा, फिर सी को करा, यानी कि पहले ए की स्विचिंग करी, फिर बी की करी और फिर सी की करी, एक बार में एक स्विच, ठीक है। अब तुमने ये करा, मान लेते हैं आपने एक बार में एक करा और टाइम टेकिंग लेके, मतलब 1 घंटे में आपने पहले ए को करा, उसी को ऑन कर दिया, फिर बी को करा, ए को बंद कर दिया, फिर सी को। अब क्या करते हैं, एक थोड़ा सा और खेल करते हैं। इसको हम लोग ये जो स्विचिंग जिस टाइम टेकिंग कर रहे हैं, यानी कि जितना टाइम लेके हम स्विचिंग को कर रहे हैं, अगर हम उसको 1 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1 अपॉन जिस टाइम लेके हम लोग स्विचिंग कर रहे हैं, यानी कि टी एस, टाइम ऑफ स्विचिंग, यानी कि डिफरेंस, यानी कि ए से बीच के बीच, बी का बीच का टाइम और बी से सी के बीच का टाइम, ये जो टाइम है, जैसे फॉर एग्जांपल ए से बीच का टाइम टी एस कह देता हूं, ऐसे बी से सी के बीच का टाइम, एक मिनट वेट, ए से बीच का, ए से बी का, बी से सी का और सी से वापस ए का, ठीक है। मान लेते हैं इस पूरे टाइम पीरियड को, यानी कि ये जो आपने करा, इसको मैं नाम दे देता हूं टी एस, स्विचिंग टाइम, ठीक है। ए से बी से सी से ए, ये तीन आपने स्विचिंग करी। तो अगर मैं इसे 1 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही, बहुत ध्यान से समझते रहना। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा होगा कि आपने ए को एनर्जाइज करा, देन बी को एनर्जाइज करा, देन सी को करा। तो अगर हम 1 से डिवाइड कर दें इस पूरे टाइम पीरियड को तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हम
कितनी फ्रिक्वेंसी के साथ, कितनी स्विचिंग फ्रिक्वेंसी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। वापस से हम लोग ए पे आ गए, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ठीक है। अब तुमने ए से बी को करा, बी से सी करो, वापस से ए को करा, तो रोटर ऐसे इस तरीके से रोटेट होता रहेगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए से बी और बी से सी जाने में, अब तुमने तो करा, मान लेते हैं यहाँ से आपने, इसको समझो, मान लेते हैं आपने ए से बी में गए 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, और बी से सी भी गए 1 सेकंड के अंदर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। अब रोटर तुम्हारा, रोटर जो है वो भी तुम क्या चाहते हो, आइडियल कंडीशन में हम चाहते हैं रोटर हमारा फॉलो करे, रोटर जैसे हम ए से बी गए और बी से सी गए, उसी तरीके से रोटर भी ए से उतने ही टाइम में, यानी कि रोटर ए से बी पे 1 सेकंड में जाए और बी से सी पे भी 1 सेकंड में जाए। ये तो हमारा, यही तो हम चाहते हैं, ये हमारा आइडियल केस होता है। तो ऐसे कंडीशन को, इस पर्टिकुलर केस को कहेंगे सिंक्रोनिज्म का केस। हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ चलना। तो सिंक्रोनस, जैसे आपने सिंक्रोनस मोटर में पढ़ा होगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक होता है स्टेट रोटर, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो हम उसे कहेंगे सिंक्रोनस चलते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, हम क्या चाहते हैं कि जो तुम्हारा स्टेपर मोटर का रोटर है और जो एक्साइटेशन वाइंडिंग की जो स्पीड है, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी है, या कह सकते हो कितनी देर में एक्साइटिंग, जो एक्साइटिंग कर रहे हो तुम एबीसी को, या हम इसे पल्सेस कह सकते हैं। पल्सेस की जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, स्टेटर के पल्सेस की फ्रिक्वेंसी कह सकता हूं मैं, एक वर्ड याद रखना, स्टेटर पल्सेस फ्रिक्वेंसी, स्टेटर के पल्स की फ्रिक्वेंसी कह सकता हूं इसे, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी कह सकता हूं, स्विचिंग फ्रिक्वेंसी। ये सब लगभग लगभग एक ही बातें हैं, ठीक है। तो चाहे आप स्टेटर के पल्स फ्रिक्वेंसी कह लो, पल्स का मतलब एक बार मैंने एक पल्स दी, फिर ए एक्साइट हुआ, फिर हमने बी को पल्स दी, ए को दी, फिर बी को दी, फिर सी को दी, ठीक है। तो यहां से यहां तक ए, फिर हमने वापस ए को दी, तो यहां से यहां तक एक, इस तरीके से स्विचिंग फ्रिक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो स्विचिंग फ्रिक्वेंसी कह लो चाहे स्टेटर पल्स फ्रिक्वेंसी कह लो। तो आपने क्या करा, ए से बी, बी से सी को दिया, फिर आपने ए बी सी इस तरीके से। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब स्टेटर का ए पार्ट एनर्जाइज हो तो रोटर ए पे आ जाए, स्टेटर का बी पार्ट एनर्जाइज हो तो रोटर घूम के बी पे आ जाए, और जब सी पार्ट एनर्जाइज हो तो रोटर घूम के सी पे आ जाए। और अगर ये काम तेजी से हो, यानी कि एक सेकंड में ए से बी और 1 सेकंड में बी से सी, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा रोटर भी 1 सेकंड का ही टाइम ले और ए से बी पे आ जाए। अगर रोटर तुम्हारा 1 सेकंड के अंदर ए से बी पे आ जा रहा है, ठीक है, अगर 1 सेकंड तो मैंने एक पैरामीटर ले लिया है, आप इसको कह सकते हो 0.5 सेकंड भी कह सकते हो। अगर ए से बी आने में, यानी कि ए को एनर्जाइज करके, जब बी को जो हम एनर्जाइज कर रहे हैं और ए को डी एनर्जाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो ए से बी स्टेटर में एनर्जाइजेशन आने में अगर रोटर तुम्हारा ए से बी उसी टाइम पीरियड में आ जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे सिंक्रोनस, यानी कि हम कहेंगे रोटर हमारा सिंक्रोनाइज है विद स्टेटर पल्सेस के साथ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ गया। सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है, सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, क्लियर? तो देखो, सिंक्रोनस समझ में आ गया। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, मान लेते हैं आपने ए से बी गए 1 सेकंड में, लेकिन रोटर तुम्हारा आया 3 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि ये सिंक्रोनस नहीं है। या कह सकते हो आप ए से बी गए, बी से सी गए, लेकिन रोटर तुम्हारा ए से बी पर ही आके रह गया। ठीक है, आपने क्या करा, ए से बी गए और बी से सी गए, लेकिन रोटर तुम्हारा ए से बी पर ही पहुंच के रह गया, तो हम कहेंगे यहाँ पे टूट गया। ठीक है, और तुम सी से फिर ए चले गए, लेकिन रोटर तुम्हारा अभी बी पर ही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, आउट ऑफ सिंक्रोनस, यानी कि नॉन सिंक्रोनस। नॉन सिंक्रोनस, आई होप समझ में आ रहा होगा। सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस रोटर रोटेशन का क्या मतलब होता है स्टेपर मोटर के अंदर, ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, तो अगर आपने ए को एनर्जाइज करा है और रोटर घूम के ए पे आ गया, फिर आपने बी को एनर्जाइज करा है और रोटर घूम के बी को आ गया, तो इसको हम कहेंगे सिंक्रोनस। रोटर हमारा सिंक्रोनाइज है विद द स्टेटर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपने ए के बाद बी को एनर्जाइज करा और रोटर तुम्हारा ए पर ही रह गया, तो इसे हम कहेंगे नॉन सिंक्रोनस। क्लियर हो गया? तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हमारी मोटर जो है वो सिंक्रोनस रहे, सिंक्रोनाइज रहे विद द स्टेटर पल्सेस। क्लियर हो गया? यहाँ पे, यहाँ तक मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया है किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है और क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी धीरे धीरे और सीखोगे। तो यहाँ से आता है सबसे पहले पुल इन टॉर्क। ठीक है, पुल इन टॉर्क का क्या मतलब होता है? देखो, अभी मैंने बताया कि अगर हम ए को एनर्जाइज कर रहे हैं तो हमारा रोटर ए पर है, फिर मैंने बी को एनर्जाइज करा तो रोटर घूम के बी को आ गया। ठीक है, तो ये फिर हमने क्या करा, लास्ट में हमने सी को एनर्जाइज करा तो रोटर हमारा घूम के सी पे आ गया। ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, तो रोटर घूम के सी पर आ गया। यहाँ तक ये चीज मैंने आपको बता रखी थी, कई बार हमने डिस्कस करा। तो ये कहलाता है, ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा सिंक्रोनाइज रोटेशन, यानी कि हमारा क्या है, रोटेशन, यानी कि हमारा जो रोटर है वो सिंक्रोनाइज है स्टेटर के साथ, स्टेटर एक्साइटेशन के साथ। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब इसको सिंक्रोनाइज करवाने के लिए जिस टॉर्क की जरूरत पड़ेगी उसे हम कहेंगे पुल इन टॉर्क।
ठीक है, टी पुल इन, यानी कि रोटर स्टेटर के जैसे जैसे स्टेटर का एनर्जाइजेशन पैटर्न है या स्टेटर का जो स्विचिंग पैटर्न है, अगर तुम्हारा रोटर उसको फॉलो कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग कह देंगे कि रोटर तुम्हारा सिंक्रोनाइज है। अब देखो कोई भी, अब देखो रोटर को यहाँ जैसे जैसे तुम एनर्जाइज करो, ए को बंद करा और बी को एनर्जाइज कर दिया, तो रोटर घूम के बी पे आ गया। तो रोटर को घुमाने के लिए जिस टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, यानी कि इसी फ्रिक्वेंसी से, इसी स्पीड से, उसे हम कहेंगे टी पुल इन टॉर्क। पुल इन टॉर्क क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखो ये टॉर्क तुम्हारा रिलक्टेंस टॉर्क भी हो सकता है। अगर तुम वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर ले रहे हो तो वहां पे ये टॉर्क रिलक्टेंस टॉर्क होगा। अगर तुम परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर ले रहे हो तो वहां पे ये जो टॉर्क होगा वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन की फॉर्म में होगा, कोई भी हो सकता है। पुल इन टॉर्क का मतलब सिंपल सा ये है, एक कॉमन वर्ड है पुल इन टॉर्क। पुल इन टॉर्क का मतलब ये हो गया इतना, मतलब मिनिमम अमाउंट का टॉर्क जो कि मोटर के अंदर मोटर के रोटर के अंदर होना चाहिए रोटर के पास, जिससे वो तुम्हें चेज कर सके, स्टेटर को, स्टेटर के स्विचिंग पैटर्न को चेज कर सके। ठीक है, यानी कि ए से बी गए, बी से सी गए, तो रोटर भी ए से बी गया, बी से सी गया। तो ऐसा चेज करने के लिए, अब जैसे मैंने अभी बताया, ए से बी गए और बी से सी गए 1 सेकंड में यहां से, 1 सेकंड में यहां से, तो रोटर भी तुम्हारा 1 सेकंड में यहां से बी पे चला जाएगा और फिर बी से सी भी 1 सेकंड में जाएगा। तो देखो ये सिंक्रोनाइज है ना, ए से बी से जी 1 सेकंड में ही जा रहा है, ये भी 1 सेकंड में, ये भी 1 सेकंड में। तो भाई ऐसा करने के लिए कुछ टॉर्क की जरूरत पड़ेगी ना रोटर के अंदर, क्योंकि भाई रोटर का जो मोशन है, रोटर कभी भी रोटेट करेगा तो विद द हेल्प ऑफ टॉर्क करेगा। तो ये जो टॉर्क होगा, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉर्क, जिसकी वजह से रोटर जो है वो स्टेटर को पैटर्न को फॉलो कर पाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? पुल इन टॉर्क। ठीक है, तो दिस इज द पुल इन टॉर्क। यानी कि पुल इन टॉर्क क्या करेगा? तुम्हारा रोटर को, तुम्हारे रोटर को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रोटर को लिख देता हूं, रोटर को सिंक्रोनाइज करेगा विद स्टेटर स्विचिंग पैटर्न, विद स्टेटर पैटर्न, स्विचिंग पैटर्न, स्टेटर स्विचिंग पैटर्न्स। यानी कि जैसे जैसे तुम स्टेटर के स्विचिंग पैटर्न को चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे रोटर उसके साथ सिंक्रोनाइज है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करवाता है पुल इन टॉर्क। ठीक है, इससे ज्यादा आपको डिटेल कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा नेट छान मारिए, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज्यादा सर्च करा है, अलग अलग बुक से देखा है, तब जाके ये मैंने आपको फाइनली ये डेफिनेशन बता रहा हूँ। क्योंकि पुल इन टॉर्क में एक एक लाइन आपको मिल जाएगी अगर आप नेट पे सर्च करोगे। बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका आपको नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत करी है मैंने इसको तैयार करने के लिए, इसको ध्यान से देखिए। और अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया है और क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दिस इज पुल इन टॉर्क, यानी कि अगर तुम्हारा वो टॉर्क जो रोटर को सिंक्रोनाइज करवाता है स्टेटर के स्विचिंग पैटर्न के साथ, यानी कि ए से बी से सी गया, तो रोटर भी ए से बी से सी गया, तो इसके लिए जो मिनिमम टॉर्क की जरूरत पड़ेगी वो होगा पुल इन टॉर्क। ठीक, तो अगर आप चाहते हो कि तुम्हारा रोटर स्विचिंग पैटर्न का, स्टेटर के स्विचिंग पैटर्न को फॉलो करे, तो इसके लिए मोटर के पास मिनिमम टॉर्क इतना होना चाहिए। अगर इससे कम टॉर्क रोटर बना रहा है तुम्हारा, तो क्या होगा? मोटर तुम्हारी ए पर ही रह जाएगी और तुम्हारी जो स्विचिंग पैटर्न है वो बी और सी पे निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो मिनिमम इतना टॉर्क होना चाहिए। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पुल आउट टॉर्क। ठीक है, पुल आउट टॉर्क क्या होता है? अब देखो इसको समझते हैं। अब तुमने क्या करा, हमने देखा कि भाई हमने अगर पुल इन टॉर्क की बात करें, आपने पहले स्टेटर के ए को एनर्जाइज करा, फिर बी को एनर्जाइज करा, फिर सी को एनर्जाइज करा, तो रोटर तुम्हारा ए पे था, 1 सेकंड में मान लेते हैं बी को करा, फिर 1 सेकंड बाद आपने सी को करा। तो रोटर ए पे था, फिर 1 सेकंड के अंदर वो बी पे पहुंच गया और 1 सेकंड के अंदर वो सी पे पहुंच गया। जैसा तुम स्टेटर के साथ कर रहे थे वैसा रोटर के साथ हो रहा था। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो यहाँ ये जो काम करवाने का काम था, ये कौन कर रहा था? ये कहानी थी पुल इन टॉर्क की, पुल इन टॉर्क की। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करा, आपने जो आपका रोटर होता है, आपने मोटर लेके आए मार्केट से, स्टेपर मोटर, और उसके अंदर आपने जब ये पैटर्न फॉलो करवाया, यानी कि ए बी सी करवाया, तो रोटर भी ए बी सी पहुंच रहा था बहुत तेजी से। तो हमारा ये जो काम था, ये काम हमने कह दिया पुल इन टॉर्क इसके अंदर सफिशिएंट है। ठीक, मतलब मोटर रोटर जो है पुल इन टॉर्क में ऑपरेट कर रहा है। अब क्या होता है, अब देखो हमने क्या करा, इसके ऊपर लोड लगाया। अब मान के चलते हैं आपने इसके ऊपर लोड लगा दिया। ठीक है, अब जब तुम लोड लगा दोगे तो मोटर क्या करेगी? मोटर सिंक्रोनाइज रहने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो पुल इन टॉर्क तो मिनिमम बना ही रही है। तो मोटर क्या करेगी? सिंक्रोनाइज रहने की कोशिश करेगी, और सिंक्रोनाइज रहने की कोशिश करने के लिए वो क्या करेगी? टॉर्क को अपने बढ़ाती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे तुम लोड बढ़ाओगे, लोड का टॉर्क जैसे आप टी एल को बढ़ाएंगे, तो मोटर भी अपना टॉर्क जो है मोटर का, वो भी बढ़ना शुरू होगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि वो चाहेगी कि अभी भी सिंक्रोनाइज रहे। एक बार अगर तुम्हारा जो स्टेपर मोटर पुल इन टॉर्क में आ गया, तो वो चाहेगा कि मैं हमेशा सिंक्रोनाइज रहूं, जैसे जैसे स्टेटर स्विच कर रहा है वैसे वैसे रोटर भी स्विच करे, तो अपने आप को सिंक्रोनाइज रखने की कोशिश करेगा। और आप क्या कर रहे हो? लोड टॉर्क बढ़ाते जा रहे हो। तो ऐसे में क्या करेगी? मोटर भी अपना टॉर्क बढ़ाएगी, क्योंकि अगर मोटर लोड टॉर्क केवल बढ़ेगा और मोटर नहीं बढ़ाएगी तो मोटर डीएक्सलेट हो जाएगी या बंद हो जाएगी। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो जैसे जैसे तुम लोड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मोटर भी अपना टॉर्क बढ़ाती जाएगी। अब एक समय आएगा भाई, मोटर की एक कैपेबिलिटी होती है, हमने पुराने लेक्चर में याद होगा मैंने आपको बताया था
टी मैक्सिमम एक नाम याद था, याद है, मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क बीडी, ये हमने डिस्कस करा था पुराने लेक्चर में। ये वो टॉर्क होता है जो मैक्सिमम मोटर बना सकती है। देखो मोटर की कैपेबिलिटी ऐसा नहीं है कि वो इन्फानाइट टॉर्क बना सकती है। क्यों? क्योंकि भाई मोटर के अंदर भी तो टॉर्क किससे बनता है? अगर बात की जाए, टॉर्क मेनली बनता है करंट से, करंट से बनता है, और कह सकते हैं मैग्नेटिक अट्रैक्शन फ्लक्सिस के इंटरेक्शन से बनता है। दोनों बातें एक लगभग एक जैसी हैं। तो फ्लक्स के इंटरेक्शन से बनता है, तो एक लिमिटेड अमाउंट का तो फ्लक्स होता है मोटर के अंदर, तो उतना ही वो टॉर्क बना सकती है। तो जो मोटर के अंदर टॉर्क बनता है उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, ठीक। तो अब मान के चलते हैं तुम मोटर के अंदर टॉर्क बढ़ाते जा रहे हो। मान लेते हैं मोटर की कैपेसिटी 3 लोगों को उठाने की, तुमने पहले एक आदमी उठाया डाला तो मोटर उठा देगी आराम से सिंक्रोनाइज रहते हुए। फिर तुमने 2 आदमी डाले, उसको भी उठा देगी। फिर तुमने 3 आदमी डाले, उसको भी मोटर उठा देगी, 3 की कैपेसिटी है। फिर तुमने चौथा आदमी रखा, मोटर की ये ओवरलोड हो गई है, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क जो मोटर बना सकती है वो भी, चलो चौथा आदमी भी वो उठा देगी थोड़ी देर के लिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैक्सिमम टॉर्क। तो ये तो होता है जनरल मोटर में, यानी ब्रेक डाउन टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। लेकिन अगर हम स्टेपर मोटर में चले जाते हैं, तो यानी कि इन स्टेपर मोटर, अगर हम लोग स्टेपर मोटर की बात करते हैं, इन स्टेपर मोटर, तो ये जो दोनों टर्म है ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं टी पुल आउट टॉर्क, पुल आउट टॉर्क, ठीक है। अब इसका मतलब क्यों क्यों नाम रखा गया? देखो हर बार कोई नाम रखा गया है तो उसके पीछे रीजन होगा। तो पुल और टॉर्क क्यों रखा गया है? तो देखो पुल इन का क्या मतलब था, अगर ध्यान से देखा जाए, अभी पीछे मैंने आपको बताया है, पुल इन, पुल इन का मतलब था वो टॉर्क जो मोटर को सिंक्रोनिज्म में ला दे, सिंक्रोनिज्म में ला दे, यानी कि जो रोटर को सिंक्रोनाइज कर दे स्टेटर के साथ, वो हो गया पुल इन, यानी कि अंदर लाने वाला, सिंक्रोनस में लाने, सिंक्रोनाइजेशन में लाने वाला टॉर्क। और पुल आउट का क्या मतलब हुआ? ऐसा टॉर्क जो मोटर को आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म ले जाए, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन से बाहर ले जाए। अब देखो इसको समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेपर मोटर का अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क होता है तो वो होता है पुल आउट टॉर्क। जैसे कि जनरल मोटर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉर्क, दो टॉर्क होते हैं, एक होता है स्टार्टिंग टॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा होता है मैक्सिमम और ब्रेकडाउन टॉर्क, जिसके बाद मोटर बंद हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। तो जैसे जैसे तुम लोड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मोटर टॉर्क बढ़ता जाएगा। अब देखो मोटर क्या करेगी, कोशिशें कर रही है सिंक्रोनाइज रहने की स्टेटर के साथ लोड को लेते हुए, यानी कि लोड उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो पहले अगर ये वाला केस की बात करें पुल इन टॉर्क की, तो इस केस में मान लेते हैं एक आदमी इस मोटर के ऊपर बैठा था और मोटर क्या कर रही थी, ए बी सी, जैसे तुम स्टेटर को एनर्जाइज कर रहे थे ए बी सी, वैसे रोटर भी ए बी सी 1 सेकंड के अंदर फॉलो कर रहा था। तो हम कहेंगे ये हो गया पुल इन टॉर्क। अब तुमने क्या करा, एक आदमी की जगह 2 आदमी बैठाए, देन 3 आदमी बैठा दी। अब क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं उसकी 4 की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो जैसे ही तुम 4 आदमी बैठा दोगे तो अब मोटर जो होगी वो अपने मैक्सिमम टॉर्क बना रही है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा पुल आउट टॉर्क, ठीक है। यानी कि वो टॉर्क, अब तुमने अगर एक बच्चा भी और बैठा दिया उस लिफ्ट के अंदर या उस मोटर के ऊपर, तो मोटर क्या करेगी, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चली जाएगी। उसका क्या मतलब हुआ, यानी कि अब जब तुम ए से बी को एनर्जाइज करोगे 1 सेकंड में और बी से सी को एनर्जाइज करोगे 1 सेकंड में, तो रोटर तुम्हारा क्या होगा, 1 सेकंड में एनर्जाइज नहीं होगा बल्कि ए पर ही रह जाएगा, यानी कि आगे बढ़ेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मोटर क्या करे, रोटर क्या होगा, ए पर ही रह जाएगा, आगे ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इतना ज्यादा टॉर्क हो गया है कि मोटर अपने आप को चला ही नहीं पा रही। इसको हम कहते हैं स्टॉलिंग कंडीशन, स्टॉल भी कहते हैं, स्टॉलिंग जो भी कह लो, स्टॉलिंग कंडीशंस। स्टॉलिंग का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, इसका मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ, ठीक है। यानी कि मोटर क्या करे, स्टॉल, स्टॉल का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। जैसे आपने सुना होगा पानी की स्टॉल है, स्टॉल का मतलब ही होता है रुका हुआ। तो क्या होता है यहाँ पे, तो रोटर क्या करेगा, स्टॉल हो जाएगा। ये वर्ड बहुत आता है, मतलब कह सकते हैं कि मोटर्स में अक्सर पूछा जाता है। तो स्टॉल क्या होता है, स्टॉलिंग कंडीशंस, ठीक है। तो जब भी लोड एक ब्रेकडाउन लोड को क्रॉस कर जाता है, यानी कि जो तुम्हारा लोड टॉर्क है, यहाँ पे लिख लो, अगर आपका लोड टॉर्क क्रॉस कर गया, बड़ा हो गया पुल आउट टॉर्क से, इन दैट केस, इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर आपका लोड टॉर्क बड़ा हो गया पुल आउट टॉर्क से, तो स्टेपर मोटर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यानी कि आपने क्या करा, आपने सबसे पहले तो टी पुल इन चाहिए, पुल इन में आती क्या होगा, मोटर क्या होगी, सिंक्रोनाइज हो जाएगी। सिंक्रोनाइज का मतलब अब तक क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अब जब तुमने क्या करा, लोड टॉर्क को राइज अप करना शुरू करा, तो मोटर भी अपना टॉर्क बढ़ाना शुरू करेगी। एक समय आएगा जब तुमने लोड टॉर्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, और ये किसके बराबर हो गया, मोटर टॉर्क, मोटर ने भी अपना टॉर्क बहुत ज्यादा बढ़ाया, और हम कहाँ पे पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं टी पुल आउट पे, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क जो स्टेपर मोटर बना सकती है सिंक्रोनिज्म में रहते हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मतलब पुल आउट टॉर्क पे अगर हमारा जो टॉर्क लोड टॉर्क है, या मोटर जो टॉर्क बना रही है वो पुल आउट टॉर्क है, तो इस कंडीशन में वो अभी भी सिंक्रोनिज्म में है, यानी कि
इन सिंक्रोनिज्म यानी कि इन सिंक्रोनिज्म, अभी भी मोटर सिंक्रोनाइज है, मोटर अभी बंद नहीं हुई है या आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म नहीं गई है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, अगर मोटर तुम्हारा टी पुल आउट बना रही तो अभी भी अगर आप स्टेटर को ए से बी जाने में 1 सेकंड लग रहा है और बी से सी जाने में 1 सेकंड लग रहा है, तो रोटर जो तुम्हारा है वो भी ए से बी 1 सेकंड में जाएगा और बी से सी 1 सेकंड में जाएगा। ठीक है, तो टी पुल आउट का क्या होता है, ये वो मैक्सिमम टॉर्क है जो मोटर बना सकती है सिंक्रोनिज्म में रहते हुए। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सिंक्रोनिज्म में रहते हुए बना रही पुल आउट टॉर्क अगर तुमने इतना लोड लगा दिया है कि लोड तुम्हारा बराबर हो गया पुल आउट टॉर्क के, तब भी मोटर अभी भी सिंक्रोनिज्म में रहेगी। यानी कि स्टेप कोई मिस नहीं होगा। ए से बी अगर स्टेटर वाइंडिंग को तुम ए के बाद बी को एनर्जाइज कर रहे हो तो रोटर भी तुम्हारा ए से घूम के बी पे जाएगा, फिर बी से सी को कर रहे हो तो बी से घूम के सी पे जाएगा, कहीं पे भी रुकेगा नहीं। तो इसे हम कहेंगे कि अभी भी सिंक्रोनिज्म है। लेकिन पुल आउट टॉर्क क्या होता है, ये वो मैक्सिमम यानी कि आखिरी बाउंड्री लाइन है, इसके बाहर गए तो तुम सिंक्रोनिज्म से बाहर चले जाओगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, इतनी चीज समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पुल आउट टॉर्क। अब ये पुल आउट टॉर्क की कहानी क्लियर हो गई। अब तुमने क्या करा, अब लास्ट में आपने क्या करा, इस लोड टॉर्क को और फर्दर बढ़ा दिया, यही तुमने गलती कर दी। अगर आपने क्या करा, टी एल को और फर्दर बढ़ा दिया, इतना ज्यादा बढ़ाया कि जो मोटर का जो टॉर्क बन रहा था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपने जो टी लोड था वो अगर ग्रेटर हो गया टी पुल आउट से। ठीक है, आपने अगर मोटर का जो टॉर्क, मोटर पे जो अप्लाइड लोड टॉर्क है वो अगर इंक्रीज कर दिया पुल आउट टॉर्क से, अब इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चले जाएंगे। यानी कि अब मोटर सिंक्रोनिज्म से बाहर हो गई है। आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म जाने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि ये अगर हम इस कंडीशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करें यहाँ पे डायग्राम से, तो मान के चलते हैं आपने ए को एनर्जाइज करा तो रोटर मान लेते हैं ए पर है, रोटर का कलर दूसरा ले लेता हूँ, रोटर ए पर है। अब तुमने 1 सेकंड बाद बी को एनर्जाइज करा लेकिन रोटर ए पर ही है, फिर 1 सेकंड बाद तुमने सी को एनर्जाइज करा, रोटर ए पर ही है। तो अब देखो क्या हुआ, इसे हम कहेंगे रोटर क्या होगा, ब्लॉक हो गया, या कह सकते हैं स्टैलिंग कंडीशन में हो गया, स्टॉल हो गया है या रुक गया है। ठीक है, और इसमें हम इसको हम ये भी कह सकते हैं या कह सकते हैं स्टेप मिस होने लगेंगे। बात समझ में आ रही है, स्टेप क्या हुआ, स्टेप एंगल, यानी कि एक के बाद ये स्टेप होता है, मैंने बताया था स्टेपर मोटर मतलब स्टेप में रोटेट करती है, ए से बी से सी, ये स्टेप्स होते हैं। तो आउट ऑफ सिंक्रोन जाने का मतलब क्या होगा, स्टेप मिस होने लगेंगे, स्टेप मिस होने लगेंगे। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने लोड टॉर्क को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि लोड टॉर्क ग्रेटर हो गया पुल आउट टॉर्क से। ठीक, ये सबसे ज्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो मैं आपको समझा सकता हूँ। इससे ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन दोबारा बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ के, बुक पढ़ के आपके लिए तैयार किया है, और इसको आप ध्यान से समझें और अपने विजुलाइज करने की कोशिश करें तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको किसी भी आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई बुक से आप इसको कभी भी पढ़ेंगे तो वहां पे एक लाइन की डेफिनेशन दे रखी होगी। गूगल पे भी अगर आप करेंगे, आर्टिकल्स देखेंगे तो वहां पे भी एक लाइन की डेफिनेशन दे रखी है। इसको विजुलाइज कर पाना बहुत जरूरी है, तभी आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि पुल आउट और पुल इन का क्या मतलब होता है। आई होप इज क्लियर हो गई होगी। नाउ आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द होल्डिंग टॉर्क। होल्डिंग टॉर्क का क्या मतलब होता है, इसको जरा एक सिनारियो को समझते हैं। अब आपने क्या करा, हम मान के चलते हैं कि मुझे मैंने क्या करा है, ए पे 2 वाइंडिंग ले लेता हूँ, ए और बी। क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं रोटर हमारा ए पे था, उसके बाद मैंने क्या करा, बी को एनर्जाइज करा, तो हमारा रोटर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है। रुकिए एक काम और करता हूँ, मैं बी की जगह बी को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, बी यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, एंड दिस वन इज सी। अब हमने क्या करा है, रोटर हमारा क्या है, बी पर है, ये बी है, ये ए है, ये सी है। ओके, मैंने क्या कर रखा है, बी को एनर्जाइज कर रखा है, हैशटैग लगा दिया है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जाइज है। तो रोटर जो तुम्हारा है, मान के चलते हैं रोटर आपका कुछ इस तरीके से रुका हुआ है। ठीक, रोटर अपनी इस पर्टिकुलर पोजीशन में है। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब रोटर इस पर्टिकुलर पोजीशन पे है और ए क्या है, एनर्जाइज है, ए आपका एनर्जाइज है, यानी कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जा रही है, दौड़ रही है। क्लियर हो गया। अब तुमने क्या करा, ये बात थी, मान लेते हैं आपने रात में जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, ठीक, आपने क्या करा, आपने एक्सपेरिमेंट में ये पर्टिकुलर पोजीशन सेट करी। अब क्या हुआ, आपने इस पोजीशन को ऐसे ही रो छोड़ दिया, यानी कि आपने क्या करा, बी को एनर्जाइज छोड़ दिया। बी हमारा क्या है, एनर्जाइज है। एनर्जाइज का मतलब क्या होता है, यानी कि वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। यानी क्या मतलब होता है, एनर्जाइज का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका करंट करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, सप्लाई जुड़ी हुई है, और कह सकते हैं हम सप्लाई जो है वो ऑन है। ठीक है,
अब जब सप्लाई ऑन है तो ऐसे केस में ये पर्टिकुलर एक पोजीशन आई थी, अब आपने क्या करा, इसको इसी पोजीशन को ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब ये पोजीशन यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये रोटर और स्टेटर ये एक दूसरे को ऐसी पोजीशन में रखेंगे, तो स्टेटर का काम क्या होगा, स्टेटर रोटर को होल्ड करके रखेगा। देखो ये इस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स जो भी कह लो, चाहे मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सकता है, मेनली मैग्नेटिक ही होता है। परमानेंट मैग्नेट होगी तो दोनों के बीच में परमानेंट मैग्नेट अट्रैक्शन होगा, रिलक्टेंस होगी तो भी मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटर क्या करेगा, तुम्हारा इस मैग्नेट को होल्ड करके रखेगा। क्या करेगा, वर्ड ध्यान से सुनना, होल्ड करके रखेगा रोटर स्टेटर, ठीक है। तो स्टेटर का काम क्या था, अगर सप्लाई ऑन है तो स्टेटर क्या करता है, स्टेटर जो है वो होल्ड करके रखेगा किसे, रोटर को। रोटर को कहां पे होल्ड करके रखेगा, स्पेसिफिक पोजीशन पे, जो भी पोजीशन है स्पेसिफिक पोजीशन। जैसे अगर यहाँ पे बात की जाए तो फॉर एग्जांपल अगर दिस वन इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो मान के चलते हैं ये एक पर्टिकुलर थीटा हो गया, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यानी कि ये थोड़ा सा टिल्ट होके ये जो भी तुम्हारे सामने पिक्चर मैंने बनाई है इस पोजीशन में इसको होल्ड करके रखेगा। तो इस रोटर को अपनी पोजीशन में, इसी पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए जो टॉर्क बनेगा उसे हम कहेंगे होल्डिंग टॉर्क। यानी कि वो टॉर्क जिसकी जरूरत होगी स्टेटर को रोटर को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखने के लिए। देखो अगर बात करी जाए कन्वेंशनल मोटर की, तो कन्वेंशनल मोटर से आप जानते हो वहां पे होल्ड का नाम की कोई चीज नहीं होती है। वहां पे क्या होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूस रोटेटिंग मोटर्स होती हैं, और वहां पे जब आप मोटर को एक्साइट करते हो तो रोटर कंटिन्यूसली रोटेट करता है। लेकिन स्टेपर मोटर क्या होती है, स्टेप में रोटेट करती है। यानी कि अगर आपने ए के बाद बी को एनर्जाइज करा, तो पहले ए को एनर्जाइज करा तो रोटर ए पे था, फिर आपने बी को एनर्जाइज करा तो रोटर बी पे आ गया, फिर आपने सी को एनर्जाइज करा तो रोटर सी पे चला गया, ठीक है, इसी तरीके से। तो अब यहाँ पे बात ये हो रही है, जब तुमने ए से बी को एनर्जाइज करा, यानी कि जब केवल बी एनर्जाइज है तो रोटर के बी क्या करेगा, रोटर को अपने पास होल्ड करके रखेगा। तो रोटर को अपने पास होल्ड करके रखने के लिए स्टेटर और रोटर के बीच में जो टॉर्क बनता है अट्रैक्शन के कारण, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो स्टेटर जो रोटर के ऊपर जो टॉर्क लगाता है जिसकी वजह से वो होल्ड करके रख, देखो किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पोजीशन में रोक के रखने के लिए तुम्हें एक ताकत लगानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि एक पेन ले लो, सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, पेन है आपके पास और मैं कह रहा हूँ उसे आप क्या करो, इस पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखो। ये जमीन है, ठीक है, ये अर्थ है, और इससे इस पोजीशन में होल्ड करके रखो। तो जब तुम इसे होल्ड करोगे अपने हाथों से, इस तरीके से, हैंड एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, जब तो आप इसको अपने हैंड से होल्ड करके रखोगे तो तुम्हारे हाथ पे क्या होगा, कुछ एक फोर्स लगा रहे होगे ना, तुम क्या करोगे, इसको रोकने के लिए कुछ ताकत लगाओगे, तो ये हो जाता है होल्डिंग फोर्स। होल्डिंग फोर्स यानी कि पेन को एक पर्टिकुलर पोजीशन में मान के चलते हैं 1 मीटर ऊपर रोकने के लिए तुम्हें होल्डिंग फोर्स लगाना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो जो फोर्स होगा वो उस पेन को हवा में रोक के रखेगा, क्योंकि पेन अपने आप तो रुक नहीं सकता। ठीक, ये हो गया फोर्स। लेकिन अगर किसी घूमने वाली चीज की बात करें, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है घूमने वाली, तो जैसे मोटर हो गया, इसी तरीके से क्या होगा, इस रोटर की बात करें तो रोटर को इस पर्टिकुलर पोजीशन में रोक के रखने के लिए स्टेटर वाइंडिंग, जो स्टेटर जो है वो फोर्स लगाएगा या जो टॉर्क लगाएगा उसे हम कहेंगे होल्डिंग टॉर्क, ठीक है। तो मोटर के ऊपर लगने वाला टॉर्क जिससे मोटर का जो रोटर है, वो स्टेपर मोटर का रोटर, वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखता है। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखो क्या होता है, मान के चलते हैं तुमने क्या करा, तुम्हें एक मिसाइल फायर करनी, सेम एग्जाम्पल है, वो 35 डिग्री पे फायर करनी, 35 डिग्री पे, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, तुमने क्या करा, बी को, फॉर एग्जांपल अगर हमने बी को एनर्जाइज करा तो ये मान के चलते हैं ये 35 डिग्री का ही है। तो हमारा काम क्या है, हम, ये बहुत जरूरी है कि मोटर तुम्हारी 35 डिग्री को होल्ड करके रखे, क्योंकि अगर मान लेते हैं मोटर 35 डिग्री को होल्ड नहीं रख पाई तो जो तुम मिसाइल फायर करोगे वो 35 की जगह 34 पे चली जाएगी या 30 पे, या मोटर हो सकता है यहाँ से वापस गिर जाए, रोटर जो इसका टैंक का जो वो है नली, ये नीचे गिर जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि जो स्टेपर मोटर है वो अपना 35 डिग्री यानी कि वो जो पर्टिकुलर एंगल है उसको पोजीशन को होल्ड करके रखे। तो इस काम के लिए जो टॉर्क लगता है, इट इज व्हाट वी कॉल्ड होल्डिंग टॉर्क। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास डिटेन टॉर्क। डिटेन टॉर्क को समझ लेते हैं। डिटेन टॉर्क क्या होता है, इसको भी देखो ध्यान से। अब क्या होता है, मान के चलते हैं सेम आपने ए को एनर्जाइज करा, ए बी एंड सी, ठीक है, ये 3 वाइंडिंग है, ओके। अब मान के चलते हैं हमने बी को एनर्जाइज कर रखा था, पुराना केस, और हमारा रोटर जो था वो यहाँ पे था, और सप्लाई जो ऑन थी, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनना, सप्लाई ऑन। सप्लाई ऑन थी तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ बन रहा होगा, मान के चलते हैं, या साउथ बन रहा होगा, और ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टॉर्क था इसे हमने कहा होल्डिंग टॉर्क, यानी कि ये कौन सा टॉर्क था, होल्डिंग टॉर्क, होल्डिंग टॉर्क, क्लियर। अब मैंने क्या करा, रात हो गई, रात के 12 बज गए हैं, अब मैंने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप बंद कर दे रहा हूं मैं। तो जब एक्सपेरिमेंट बंद करूंगा, सेटअप बंद करूंगा, तो सप्लाई को क्या करूंगा, सप्लाई को करूंगा ऑफ। बहुत ध्यान से समझते रहना, सप्लाई को हम करेंगे ऑफ, ठीक।
और एक बार अगर तुमने सप्लाई को ऑफ कर दिया तो सप्लाई को ऑफ करते ही बी गायब हो जाएगा पिक्चर से, ए बी सी सब गायब हो गए, ए भी गायब हो गया, बी भी गायब हो गया और सी भी गायब हो गया, यानी कि इधर का नॉर्थ पोल चला गया। तो जैसे ही तुम इसको बंद करोगे तो रोटर क्या होगा, अब रोटर के पास तो कोई अट्रैक्शन रह नहीं गया वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर के पास, रोटर के पास। तो अब रोटर क्या करेगा, अपने आप को न्यूट्रल पोजीशन में ले आएगा, अर्थ की पोजीशन में, यानी कि ये घूम के अपने आप को इस पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट कर लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हो गई वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर की कहानी, यानी कि रोटर क्या करेगा, जब देखो कोई एनर्जाइजेशन नहीं बचा तो ये घूम के नीचे आ जाएगा। तो ये तो बहुत बेकार चीज है, क्योंकि भाई मान लेते हैं रात के अंदर, रात को हमने 12 बजे जब अपना सेटअप बंद करा तो मैंने बड़ी मुश्किल से 35 डिग्री का एंगल मुझे चाहिए था कि 35 डिग्री होल्ड करके रखे, लेकिन क्या हुआ है कि रोटर अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ गया है। क्यों? क्योंकि अब सप्लाई बंद हो गई है। तो ये इसको हम कहते हैं होल्डिंग टॉर्क का अब्सेंस, यानी कि अब होल्डिंग टॉर्क पिक्चर से गायब हो गया है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं परमानेंट मैग्नेट रोटर की, नाउ आप सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस देखो बहुत ध्यान से, फिर से हमने ए बी सी, वापस से हम लोग 10 बजे जाते हैं जब सप्लाई ऑन थी, ए बी ऑन था, और अब की मैं ले रहा हूं परमानेंट मैग्नेट रोटर, यानी कि ये साउथ, ये नॉर्थ, ये एक्साइड के बाद नॉर्थ हो रही थी, तो नॉर्थ साउथ के बीच में मैग्नेटिक अट्रैक्शन था। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब तुमने क्या करा, फिर से अभी सप्लाई ऑन थी, इसको बंद कर देते हैं, अभी सप्लाई ऑन है, ठीक है, 10 बजे सप्लाई ऑन थी, 10 बजे। अब तुमने क्या करा, 12 बज गए, अब तुम्हें सप्लाई ऑफ करनी है, तुमने क्या करा भाई, सप्लाई को ऑफ कर दिया, सप्लाई ऑफ। जैसे ही तुमने सप्लाई ऑफ करी, एबीसी गायब हो जाएंगे पिक्चर से, जैसा कि पिछली बार हुआ था, ए गायब, बी गायब, हैशटैग गायब, सी गायब। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही बी गायब हुआ तो ये नॉर्थ पोल भी गायब हो गया, नॉर्थ पोल गायब हो गया। लेकिन परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में क्या खास बात होती है कि साउथ नॉर्थ ये परमानेंट मैग्नेट है, भाई इसको लिख देता हूं, ये है तुम्हारा परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट की खास बात क्या होती है कि ये इसके अंदर पोलैरिटी फिक्स है। तो अब क्या होगा भाई, यहां से एनर्जाइजेशन जा चुका है, यानी कि बी तो एक्साइटेशन चला गया, लेकिन आपको पता होगा ए बी सी जो स्टेटर वाइंडिंग होती है, स्टेटर पोल्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, दीज आर मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि ये अगर मैग्नेटिक मटेरियल के हैं, और हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कभी भी किसी बार मैग्नेट को आप किसी मैग्नेटिक मेटल के पास रखोगे तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट पोलैरिटी का इसके अंदर साउथ आ जाएगा, इसके अंदर नॉर्थ आ जाएगा, और ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाती है। कभी देखा होगा आपने, अगर जैसे कि आपने देखा होगा आयरन एक मैग्नेट लेके आओ और उसे अलमारी से चिपकाओ, तो अलमारी उसे चिपका लेती, नोट करा है क्यों? क्योंकि अलमारी क्या करती है, मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उस पर अपोजिट पोलैरिटी के डायपोल्स आ जाते हैं, तो नॉर्थ के सामने साउथ आ जाएगा और अपोजिट में नॉर्थ चला जाएगा। तो उसी तरीके से क्या होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल्स आ जाएंगे और यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ पहुंच जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो अब क्या होगा, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट थी इस वजह से ऐसा हो पाएगा। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, तो ये जो अट्रैक्शन था ये वापस से आ जाएगा, यानी कि जो फील्ड जो अगर वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में ये चीज गायब हो गई थी, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में तुम सप्लाई को जब बंद भी कर दोगे, इवन जब आपने सप्लाई को बंद भी कर दिया है तब भी ये क्या करेगी, मैग्नेट जो होगी अपने अपोजिट, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर परमानेंट मैग्नेट क्या करेगी, डायपोल्स को इंड्यूस कर देगी, और एक बार डायपोल्स इंड्यूस होंगे तो यहाँ पे फिर से अट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, फ्लक्स आ गया। अब वापस से रोटर क्या होगा, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेगा। ठीक, तो ये जो टॉर्क होता है, यानी कि अब क्या होगा, यानी कि जब सप्लाई ऑफ है इसके बाद भी रोटर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख रहा है, इसे हम कहेंगे डीटेंट टॉर्क, डीटेंट टॉर्क। बात समझ में आ रही है? यानी कि वो टॉर्क, जब खास बात क्या याद रखनी है कि पोजीशन होल्ड रहेगी, इसमें भी पोजीशन होल्ड रहेगी जो भी पोजीशन पे तुम थे, और दूसरी चीज क्या है, सप्लाई ऑफ है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई ऑफ। समझ में आ रहा है? तो अपने अगर एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखती है जबकि तुमने सप्लाई बंद कर दी है, यानी कि आप रात में 12 बजे जब गए और आपने सप्लाई बंद कर दी, तब भी मोटर अपनी रोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर का रोटर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखेगा। तो इस फीचर को हम लोग कहते हैं, यानी कि वो जो टॉर्क जिसकी वजह से रोटर अपने पोजीशन को होल्ड करके रखेगा, या वो टॉर्क जो रोटर बना रहा होगा उस समय, उसे हम कहेंगे डीटेंट टॉर्क। ठीक है, इसका अगर तुम्हें महसूस करना है डीटेंट टॉर्क, तो आप ये महसूस कर सकते हो। कभी एक काम करना, ये आपने बहुत इजीली आपने घर में अलमीरा होगी, आपने अलमारी ले लेते हैं और उसके ऊपर एक गोल सी राउंड सी मैग्नेट हम लोग चिपका देते हैं। ठीक है,
अब क्या करना, इस मैग्नेट को इसके ऊपर आगे बढ़ा के देखना, चिपके चिपके ही इसे रोटेट करा के देखना, तो तुम देखोगे कि तुम्हें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ रहा है, बहुत ताकत लगानी पड़ रही है। तो इस परमानेंट मैग्नेट को, यानी कि जो स्पीकर की मैग्नेट आती है गोल गोल छोटी सी, आपने उसे अलमारी पे चिपका दिया, और अब जब तुम उसे मूव कराने की कोशिश कर रहे हो अलमारी के ऊपर चिपके चिपके, तो तुम्हें ताकत लगानी पड़ रही है। तो वो जो अपोजिशन तुम्हें ऑफर, जो तुम फेस कर रहे हो ना, वो ही तुम्हारा डिटेंट फोर्स है। डिटेंट टॉर्क कह लो अगर रोटेशन है, और डिटेंट फोर्स कह लो अगर तुम लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहे हो। डिटेंट फोर्स, बात समझ में आ रही? डिटेंट फोर्स, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। यानी कि अगर आपको महसूस करना है कि मैग्नेट के अंदर डिटेंट टॉर्क कौन सा होता है, तो क्या करना, सिंपली अपने घर में जाना, वहां पे परमानेंट मैग्नेट अलमारी पे लगाना और उसको मूव करा के देखना। देखो, अगर तुम देखना, एक नॉर्मल पेन लेना जो कि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, उसे अलमारी पे चलाना, ऊपर नीचे करना, और एक परमानेंट मैग्नेट जो चिपकी हुई है अलमारी से, उसे ऊपर नीचे करना। दोनों में तुम्हें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा। जो परमानेंट मैग्नेट है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस मैग्नेट को अलमारी के ऊपर नीचे करने में, जबकि अगर एक पेन ले लेते हो या एक नॉर्मल सी कोई भी चीज ले लेते हो, पेंसिल ले लेते हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक चार्ज नहीं है, उसको तुम इजीली मूव करा लोगे, ठीक है। तो इसके पीछे क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस है डिटेंट टॉर्क का, यानी कि एक परमानेंट मैग्नेट हमेशा डिटेंट टॉर्क बनाती है मैग्नेटिक मटेरियल के साथ। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर दूं लास्ट में कि भाई डिटेंट टॉर्क और एक होता है होल्डिंग टॉर्क, क्या अंतर है, ठीक है। तो होल्डिंग टॉर्क जो होता है, ये अगर मैं बात करता हूं होल्डिंग टॉर्क, तो ये क्या होगा, ये तब होगा जब सप्लाई ऑफ होगी, सप्लाई ऑफ के समय में ऐसा होता है, ठीक है। और ये कब होगा, ये सप्लाई ऑन, ये सप्लाई ऑन के समय भी होगा, ऐसा नहीं है कि सप्लाई ऑफ के समय में नहीं, सप्लाई ऑन में भी ये होगा। चाहे सप्लाई ऑफ हो या सप्लाई ऑन हो, ये डिटेंट टॉर्क हमेशा मौजूद रहेगा। ऐसा नहीं कि सप्लाई ऑन कर दोगे तो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि डिटेंट टॉर्क जो आ रहा है ये ड्यू टू, ये क्यों आ रहा है, ये आ रहा है आपका, इसको समझा देता हूं, ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट तो हमेशा रहेगी, चाहे सप्लाई ऑफ हो चाहे सप्लाई ऑन हो। तो ये क्यों आ रहा है, डिटेंट टॉर्क आता है ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट की वजह से आता है। इसीलिए आपको याद होगा जब मैंने स्टेपर मोटर बताई थी, तो वहां पे मैंने आपको एक चीज बड़ी खास बताई थी कि वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपर मोटर में डिटेंट टॉर्क नहीं मिलता, लेकिन परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर में डिटेंट टॉर्क मिलता है। इसीलिए जो हम लोग क्या करते हैं, जो हाइब्रिड स्टेपर मोटर डिजाइन करते हैं, उसके अंदर डिटेंट टॉर्क की फैसिलिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर भी परमानेंट मैग्नेट यूज होती है, ठीक है। तो डिटेंट टॉर्क एक वेरी डिजायरेबल क्वांटिटी है जो हमें हमेशा चाहिए होगी, ठीक है। इसीलिए हाइब्रिड मोटर स्टेपर मोटर इतनी कॉमन है, ओके। तो डिटेंट टॉर्क ड्यू टू परमानेंट मैग्नेटिज्म के कारण है, तो ये तो हमेशा रहेगा, चाहे सप्लाई ऑन करो चाहे सप्लाई ऑफ करो, कोई फर्क नहीं, ठीक। लेकिन होल्डिंग टॉर्क केवल सप्लाई ऑन के समय मिलेगा, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगर कंपेयर कर लेते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, सेकंड पॉइंट कंपेयर कर लेते हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये डिटेंट टॉर्क केवल किसके अंदर होगा, ओनली इन परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट रोटर स्टेपर मोटर, परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर, और प्लस, या फिर और किस में हो सकता है, हाइब्रिड मोटर में भी हो सकता है, क्योंकि हाइब्रिड मोटर में भी हो सकता है। जबकि होल्डिंग टॉर्क किस में होगा, ये ऑल मोटर्स सभी में होगा। ये क्लियर हो रहा है बात? इतनी चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही क्या करेंगे, ये भी पोजीशन को होल्ड करके रखेगा, पोजीशन को होल्ड करके रखेगा व्हेन सप्लाई, चाहे सप्लाई ऑन हो और ऑफ, दोनों कंडीशन में, ठीक है। जबकि इसकी बात कर ली जाए, ये कब होल्ड करके रखेगा, ये पोजीशन को होल्ड करके रखेगा ओनली व्हेन सप्लाई इज ऑन, केवल तब जब सप्लाई ऑन है, बस, बाकी हर समय नहीं रखेगा होल्ड करके, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ पे? अच्छा, अगर हम बात करें होल्डिंग टॉर्क डिटेंट टॉर्क क्या मिल सकते हैं, तो देखो होल्डिंग टॉर्क बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, होल्डिंग टॉर्क जो होता है इक्वल टू डिटेंट टॉर्क प्लस एक्साइटेशन टॉर्क। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो देखो, जो होल्डिंग टॉर्क की अगर बात करेंगे, अगर होल्डिंग टॉर्क क्या होता है, तो होल्डिंग टॉर्क के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी, डिटेंट टॉर्क भी आ जाएगा, ठीक है, और एक्साइटेशन टॉर्क, यानी कि जब आपने एक्साइट कर दिया वाइंडिंग को, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा, यानी कि अगर एक सिंपल एक मैग्नेट ले लेता हूं,
नॉर्थ है, इधर कुछ भी नहीं है, तो एक तो साउथ इसकी वजह से आ जाएगा मैग्नेटिकली इंड्यूस होने की वजह से, तो एक तो ये टॉर्क हो गया, दिस इज डिटेंट टॉर्क। अब हमने क्या करा, इसे एक्साइट भी कर दिया, एक्साइट करा और इधर साउथ ले आए, तो इसकी वजह से भी एक टॉर्क आ जाएगा और ये होगा एक्साइटेशन टॉर्क, एक्साइटेशन टॉर्क। ठीक, तो ये दो टॉर्क जब मिल जाते हैं तो इन दो टॉर्क को हम लोग कहते हैं होल्डिंग टॉर्क। तो होल्डिंग टॉर्क हमेशा ज्यादा होता है डिटेंट टॉर्क से, एक बात याद रखना हमेशा, होल्डिंग टॉर्क हमेशा क्या होगा, ये ज्यादा होगा डिटेंट टॉर्क से। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक, अगर सप्लाई ऑन है उस केस में होल्डिंग टॉर्क मिलेगा, तो होल्डिंग टॉर्क हमेशा ज्यादा होगा डिटेंट टॉर्क से। डिटेंट टॉर्क केवल तब होगा जब, अगर केवल डिटेंट टॉर्क चाहिए तो आपको ऑफ कंडीशन में देखना पड़ेगा, ऑन कंडीशन में भी होगा लेकिन ऑन कंडीशन में होल्डिंग टॉर्क भी वैलिड होता है। क्लियर? तो यहाँ पे यानी सारे टॉपिक लगभग कवर कर दिए हैं और कोई भी ऐसा टॉर्क नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को खत्म करता हूँ। मैंने इस लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में समझाने की कोशिश करी है स्टेपर मोटर के 4 इंपॉर्टेंट टॉर्कों को, होल्डिंग टॉर्क, डिटेंट टॉर्क एंड आपका पुल इन एंड पुल आउट टॉर्क। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है तो कभी भी आप हिचकिए मत, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि सर यहाँ पे मेरे को डाउट आ रहा है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, क्योंकि इससे मेरे को अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो मैं आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और आपका कमेंट मेरे लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।